हम पहले ये बात कह चुके हैं, जान चुके हैं कि स्नेक कविता डीएच लॉरेंस ने तब लिखी जब वे इटली में रह रहे थे 1923 में। लॉरेंस का इटली के प्रति आकर्षण सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से नहीं था। हालांकि जिस भाग में वे रह रहे थे, इटली के जिस भाग में रह रहे थे, वह बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वहाँ का दृश्य है। डीएच लॉरेंस का आकर्षण जानने के लिए हमें यूरोप के इतिहास और सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। आज तो यूरोप का प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है, लेकिन आज से 2000 साल पहले वहाँ यह धर्म नहीं था। लोग अलग धर्म मानते थे। इस प्राचीन समय में यूरोप का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली साम्राज्य था रोम, जो आज इटली की राजधानी है। 2000 साल पहले इटली नामक कोई देश तो नहीं था, परंतु रोम की सभ्यता पूरे यूरोप में फैली हुई थी। ये लोग अलग भाषा बोलते थे, लैटिन, और अलग देवी देवताओं को पूजते थे। और कई हमारी तरह, जैसे कि भारत के हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है, रोम की सभ्यता में भी कई देवी देवता थे। यूनानी यानी ग्रीक सभ्यता यूरोप में रोम से भी पुरानी है, और यूरोप के सभी देशों की संस्कृतियां इन्हीं दोनों प्राचीन संस्कृतियों से प्रभावित हैं, यूनान, ग्रीक की और रोम की। इसीलिए लैटिन और ग्रीक को संस्कृत का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये इन प्राचीन सभ्यताओं की भाषा थी। फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, सब देशों की कविताओं, उपन्यासों, नाटकों में रोम और ग्रीक की संस्कृति की झलक मिलती है। इसी रोम की पौराणिक कथाओं पर लॉरेंस भी मुग्ध थे। यहाँ की धरती, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी में उन्हें उस प्राचीन समय और प्राचीन देवी देवताओं के अवशेष दिखते थे। इटली का सबसे दक्षिणी प्रांत है सिसिली। ये एक द्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर से यानी मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। रोम की पौराणिक कथाओं में इसका खास जिक्र है। वल्कन नाम के अग्नि देवता का निवास सिसिली में माना जाता है। इन भू इन भूमध्य मेडिटेरेनियन देव कथाओं में, फोक टेल्स में, सांप को उर्वरता यानी जिससे खेत खलिहानों में ज़्यादा उपज होती है, उसके देवता से जोड़ा जाता है। इन कथाओं में सांप धरती के साल दर साल नया जन्म लेने का द्योतक है। जिस प्रकार सांप हर साल अपनी केंचुली उतारकर नई खाल धारण करता है, उसी प्रकार धरती पर भी नया जीवन उत्पन्न होता है। नए झरने, नए तालाब, नए पेड़ दिखते हैं और पुराने मिटते भी रहते हैं। रोम की देव कथाओं में स्वास्थ्य और नवीनीकरण के देवता के लिए सांप पूजनीय था। और हमारी सभ्यता में भी तो नाग देवता की पूजा की जाती है ना? तो ये हम समझ सकते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों सोचते थे। कविता को और अच्छे से समझने के लिए एक बात पर और गौर करेंगे। सिसिली प्रांत में बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये ज्वालामुखी, जिन्हें अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं, हमारे कवि के लिए अंत और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र के विशेष द्योतक हैं। लॉरेंस ने अपनी कई कविताओं में ज्वालामुखी यानी वोल्केनोज का सशक्त वर्णन किया है। सिसिली में तमाम वोल्केनो हैं, जिनमें माउंट एटना सबसे प्रसिद्ध है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा वोल्केनो है और हर 4-5 साल पर फूटता रहता है। जब विस्फोटन होता है तो वोल्केनो एक क्रोधित, विशाल, सर्वशक्तिमान देवता की तरह धुआं, राख और उबलता हुआ लावा उगलता है। एक अन्य कविता में लॉरेंस लावा की तुलना सांप से करते हुए उसे रॉयल स्नेक यानी शाही सर्प का रूपक देते हैं। सांप शाही है, देवता स्वरूप है,
लेकिन अगर आपको अपने आंगन में सांप दिख जाए तो आप क्या करेंगे? शायद हर इंसान उसे लाठी लेकर मारना चाहेगा। सांप को लेकर ये जो दोहरे भाव हैं, इस पर भारत के भक्ति काल में भी एक प्रसिद्ध कवि ने कहा, जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं, यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। जब हम लॉरेंस की कविता स्नेक समझेंगे तो याद रखिएगा कि कवि के लिए सांप और खासकर सिसिली में पाए जाने वाले सांप का विशेष महत्व था। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? डीएच लॉरेंस के जीवन के बारे में कुछ एक बातें जानी, रोम की सभ्यता के बारे में थोड़ी जानकारी ली, और इस सभ्यता में सांप का क्या महत्व था इसके बारे में पता किया, और ये भी समझा कि डीएच लॉरेंस जो हमारे कवि हैं उनके लिए इस सभ्यता का बहुत महत्व था। आपके सामने कुछ प्रश्न रख रही हूँ, उन पे गौर करिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत छोटे हैं, दो एक शब्द के, और आपको अब तक पढ़ाए हुए पाठ में मिल जाएंगे। डीएच लॉरेंस का जन्म इंग्लैंड के किस प्रांत में हुआ था? एक शब्द का उत्तर है, वीडियो दोबारा देख के सोचिए, अपनी कॉपी में लिखिए, अपने दोस्तों से पूछिए क्या तुम्हारा भी यही उत्तर है, और चेक करिए। उनके जन्म के समय इस क्षेत्र में रोजगार का प्रमुख स्रोत क्या था? तीसरा, डीएच लॉरेंस अपनी रचनाओं में किस सामाजिक वर्ग के लोगों के बारे में लिखते थे? पहले विश्व युद्ध के बाद लॉरेंस ने अपना देश क्यों छोड़ दिया? पांचवा, कविता स्नेक किस संकलन से ली गई है? छठा, इस संकलन की कविताओं में कौन सी दो जगहों की प्रकृति विशेष रूप से दिखाई देती है? आखिरी, रोम की देव कथाओं में सांप का क्या महत्व है? इनके उत्तर समझिए और अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करिए। आइए अब आपको बता दें इनके उत्तर हैं क्या और अंग्रेजी में बोलते हैं। पहला, डीएच लॉरेंस was born in Eastwood village of Nottingham in England. In 1885, when D.H. Lawrence was born, the coal industry was the main source of employment in Nottingham. तीसरा, D.H. Lawrence gave a prominent place to the working class of England in his novels, poems, and other writings. Lawrence left England after the First World War because he was married to a German woman who was suspected of spying. The poem Snake has been taken from the collection titled Birds, Beasts and Flowers. The collection Birds, Beasts and Flowers was written during D.H. Lawrence's stay in the Sicily province of Italy and the New Mexico state of United States of America. He describes the scenery and geography of Sicily and New Mexico in this collection. In the mythological tales of Rome, the snake is associated with the fertility of soil and is a symbol of death and rebirth of the natural world.
आइए तो अब कविता पढ़ते हैं। स्नेक बाय D.H. लॉरेंस। कविता शुरू होती है। A snake came to my water trough. Water trough मतलब पानी पीने का नांद। On a hot day, and I in pajamas for the heat, to drink there, in the deep, strange scented shade of the great dark carob tree. इस पंक्ति में सेंटेड का मतलब है खुशबू देने वाला, शेड छाया देने वाला, और ये खुशबूदार छायादार वृक्ष का नाम है कैरब ट्री। कैरब एक किस्म है वृक्ष की जो यूरोप में और अन्य जगहों पे भी पाई जाती है। I came down the steps with my pitcher. Steps का मतलब सीढ़ियां, तो माने मैं सीढ़ियों से उतरा अपना घड़ा लेकर। And must stand and wait, for there he was at the trough. इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि उन्होंने इंतजार करने का निश्चय किया क्योंकि सांप पहले से पानी पीने के लिए आ चुका था। Before me, मेरे पहले आ चुका था। अब आपके स्क्रीन पे कुछ फोटो आएंगे जिनके जरिए मैं दिखाना चाह रही हूँ कि पानी पीने की नांद कैसी थी, जहां सांप आया था, वो जग कैसा था जिसमें कवि पानी भर के ले जाना चाहते थे, और ये छायादार वृक्ष कैरब कैसा दिखता है। अगर हम इन शुरुआती पंक्तियों का भाव समझें तो इसमें एक दृश्य का वर्णन है जिसमें गर्मी का माहौल बहुत उभर के आता है। गर्मी वाले शब्द देखिए। हॉट डे, बहुत ही अधिक तापमान है, सबको प्यास लगी है, सांप को भी प्यास लगी है, कवि को भी प्यास लगी है, और इस गर्मी से बचने के लिए वे शेड चाहते हैं, माने इस विशाल वृक्ष की छाया में आराम करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और पानी पीना ही नहीं चाहते हैं बल्कि पानी भर के ले भी जाना चाहते हैं। लेकिन वो अपने पहले आए हुए सांप का निरादर नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हमसे पहले लाइन में लगा हो तो शिष्टाचार तो यही कहता है कि हम इंतजार करें कि पहले वो काम कर ले फिर हम करें। इसी भावना से कवि सांप के लिए इंतजार करते हैं कि वो पानी पी ले फिर वे अपना पानी भरे। आगे बढ़ते हैं। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom. Reach down नीचे उतरा, fissure माने दरार, earth wall माने मिट्टी की दीवार, और gloom माने एक भारीपन, and trailed his yellow-brown slackness soft bellied down. Trailed मतलब घसीट कर चलना, खींचना। येलो ब्राउन स्लैकनेस, स्लैकनेस माने ढीलापन, येलो ब्राउन रंग है पीला और भूरा, माने ये सांप काला नहीं था, पीला भूरा सांप था। सॉफ्ट बेलीड डाउन, बेली माने पेट और इसका पेट मुलायम था जो नीचे की तरफ था। ओवर माने ऊपर, ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, और ये कैसे लेटा हुआ था, इसमें अपना पेट जो है पानी की नाद के किनारे के ऊपर रखा हुआ था। And rested his throat upon the stone bottom, और अपना गला थ्रोट उसने
आराम से रेस्टेड पथरीले फर्श पर रखा हुआ था, नांद के पथरीले फर्श पर निचले हिस्से पर रखा हुआ था. And where the water had dripped from the tap in a small clearness, और जहां पानी वाटर टप टप करके ड्रिप्ड नल से गिर रहा था, नल माने टैप, एक छोटा सा साफ एरिया था, एक छोटी सी साफ जगह थी, इन अ स्मॉल क्लियरनेस, वहां पे ये सांप था. यहां आप देख रहे हैं वो दरार जो किसी भी दीवार में आ सकता है. और इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि कवि कितनी गौर से सांप को देख रहे हैं. वो कहाँ से निकला, किस तरह से उसने अपना पेट रखा हुआ है, किस तरह से उसने अपना गला टिकाया हुआ है, और उसका रंग हमें बताते हैं कि ये पीले रंग का सांप है. कुछ ऐसा. He sipped with his straight mouth. वो पी रहा है, sipped, कैसे, अपने मुंह से, माउथ से, और उसका माउथ कैसा है, स्ट्रेट, सीधा है. Softly drank through his straight gums into his slack long body. और आराम से, सॉफ्टली, धीरे धीरे पी रहा है, ड्रैंक, अपने स्ट्रेट गम्स, अपने सीधे मसूड़ों के जरिए, और पानी ले रहा है कहाँ, into his slack long body, इसकी ढीली ढाली लंबे शरीर में पानी जा रहा है. Silently, और चुपचाप पी रहा है. तो इन पंक्तियों से हमें क्या आभास होता है, ये कैसा सांप है, ये खतरनाक सांप नहीं है. कम से कम कवि को तो इससे कोई खतरा महसूस नहीं होता है. इसमें आप देखेंगे कि स्ट्रेट शब्द का 2 बार उपयोग है. स्ट्रेट माउथ, स्ट्रेट गम्स. जब किसी को हम सीधा कहते हैं तो हम उसे अच्छा मानते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि वो कोई गलत काम करेगा. और इस सांप का हाव भाव भी कोई खतरे की निशानी नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी बॉडी स्लैक है, ढीली ढाली पड़ी हुई है. जब कोई जानवर हमको खतरा पहुंचाना चाहता है, हम पर अटैक करना चाहता है, तो वो एकदम से रिजिड हो जाता है, कड़ा हो जाता है, स्लैक नहीं रहता है. Someone was before me at my water trough. अब देखिए कवि कैसे संबोधित करते हैं सांप को. Someone, कोई, वो ये नहीं कहते some animal, कोई जानवर नहीं कहते, कहते हैं someone was before me at my water trough. कोई मुझसे पहले आ गया था मेरे पानी के नांद पर. And I, like a second comer, waiting. और मैं, and I, second comer माने जो बाद में आया हो. second माने दूसरा, कमर मतलब आने वाला, कम शब्द से कमर बना है, और जुड़ के इसका मतलब होता है जो बाद में आया हो. और शिष्टाचार में तो यही होता है कि जो बाद में आता है वो अपनी बारी का इंतजार करता है. इसलिए कवि भी वेटिंग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं. तो अभी तक हमने क्या जाना है इन पंक्तियों में, कि एक दृश्य का वर्णन है. गर्मी की दोपहर है, सबको प्यास लगी है, और इसी प्यास से सताया हुआ एक सांप दीवार के दरार से निकलकर पानी पीने नांद पर आता है. और उसी समय कवि भी अपना पिचर लेकर पानी भरने आते हैं. इस हिस्से पर आधारित अब आइए कुछ अभ्यास कर लें. आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आएंगे, कुछ पंक्तियां आएंगी, और आपको बताना होगा कि कविता में जो भी आपने पढ़ा समझा उसके हिसाब से ये सही है या गलत. सही है तो ट्रू, और गलत है तो फॉल्स. पहली पंक्ति. It was a hot day when the thirsty snake came to drink water. हम गर्मी का जिक्र पहले ही कर चुके हैं, तो ये तो ट्रू हुआ. The speaker was in a haste
to drink water. ये सही नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में कहा जा रहा है कि जो वक्ता है वो बहुत हड़बड़ी में है पानी पीने का। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो इंतजार करने के लिए तैयार है। वो ये मान रहा है कि वो बाद में आया है, इसलिए उसे इंतजार करना चाहिए। The color of the snake was yellow, black. Yellow part सही है, लेकिन black नहीं था, brown था। D. The speaker considered himself a second comer to the trough. वक्ता मानता था कि वो बाद में आया है पानी की नान पे। ये बात सही है, हम जानते हैं, तो इसको हम ट्रू कर देते हैं। अब आपको कुछ प्रश्नों के बहुत ही संक्षिप्त रूप में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, Where did the speaker meet the snake? Meet माने मिलना। वक्ता और स्नेक सांप की मुलाकात कहाँ होती है? आप जानते हैं कि वे पानी की नांद पर मिलते हैं। तो हम कहेंगे the speaker met the snake at the water trough. दूसरा, Why had it come out of its hole near the trough? It यहां संबोधित कर रहा है सांप को। तो ये कम आउट निकला क्यों था होल से, छेद से ये सांप बाहर क्यों निकला था ट्रफ के पास, नान के पास? आप जानते हैं कि वो पानी पीने आया था। The snake had come to drink water. तो हम एकदम संक्षिप्त रूप में ये लिख देंगे, The snake had come to drink water. Why did the speaker decide to wait? वक्ता ने इंतजार करने का निर्णय क्यों लिया? इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि जो बाद में आया है उसको इंतजार करना चाहिए, जो पहले आया है उसका पहले काम हो जाना चाहिए। तो इसी बात को हम साधारण शब्दों में लिख देंगे। The speaker waited because he felt that the snake had come before him. Therefore, the snake should get to drink water before the speaker. जो पहले आया, before आया, उसका काम पहले होना चाहिए, और जो बाद में आया उसका बाद में।